हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में, जो कि आपका एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 2024 का पेपर है ये बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट वालों का। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपके 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है इस वर्ष आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करके जरूर जाना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर आया था आपका 2024 में, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको यहाँ पर करना होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सांख्यिकी के 4 कार्य लिखिए। तो सांख्यिकी के 4 कार्य आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 कार्य बताए हैं। पहला है समांकों के संकलन में, समांकों के वर्गीकरण तथा सारणीयन, समांकों के प्रस्तुतिकरण और समांकों के विश्लेषण तथा समांकों के निर्वचन करने संबंधी निधियां तथा तकनीकें समझाई जाती है सांख्यिकी के अंतर्गत। तो ये कार्य हो जाते हैं सांख्यिकी के। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकीय विभ्रम क्या होती है। तो सांख्यिकीय विभ्रम समांकों के वास्तविक मूल्य व अनुमानित मूल्य में अंतर होता है। इतना ही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिचयन एवं संगणन में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रतिचयन और संगणन में कुछ अंतर बताए हैं, आपको इन्हें याद करना है। संगणना रीति या प्रतिचयन रीति क्या होती है। तो सबसे पहला अंतर होता है, समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है संगणन रीति में, जबकि प्रतिचयन में समग्र में से प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है, समय धन व परिश्रम अधिक लगता है और यहाँ पर समय धन व परिश्रम कम लगता है। यहाँ पर विजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त होती है और यहाँ पर सजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त होती है। चौथा अंतर हो जाता है, समग्र के नाशवान होने पर यह रीति अनुपयुक्त है और यहाँ पर समग्र के नाशवान होने पर यह रीति उपयुक्त है। पांचवा अंतर है, समग्र अनंत या विस्तृत प्रकृति का होने पर यह रीति बेकार है और समग्र अनंत या विस्तृत प्रकृति का होने पर यह रीति उपयोगी है। तो ये कुछ अंतर हो जाते हैं संगणना रीति और प्रतिचयन रीति में। नेक्स्ट यहाँ पर प्राथमिक समक से आपका क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक समांक वे समांक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह अनुसंधान मौलिक होता है। होरेस सेक्राइस्ट के शब्दों में प्राथमिक समांकों से यह आशय है कि वे मौलिक है, अर्थात उनका सामूहिकरण बहुत ही कम हुआ है या नहीं हुआ है। घटनाओं का अंकन या गणन उसी प्रकार किया गया है जैसा पाया गया है। मुख्य रूप से वे कच्चे पदार्थ होते हैं। यहाँ पर प्राथमिक समांक का एक उदाहरण है, खेलने की आदत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों से खेल के मैदान में जाकर मौलिक रूप से आंकड़े संग्रहित करना प्राथमिक समांक कहलाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, समांकों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो समांकों का वर्गीकरण और सारणीयन को हम यहाँ पर इनके अंतर से समझेंगे कि इनका अंतर क्या है, इनमें क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें अंतर होता है वह क्रम का अंतर होता है। तो वर्गीकरण में सर्वप्रथम समांकों को वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सारणीयन जो है उसमें वर्गीकृत समांकों को ही स्तंभों में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा यहाँ पर वर्ग विभाजन, इसमें एकत्रित समांकों को उनके समान व असमान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में इसमें वर्गीकृत समांकों को खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है प्रक्रिया, वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, जबकि सारणीयन समांकों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। विभाग, वर्गीकरण में समांकों को वर्गों व उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में उन्हें शीर्षक व उपशीर्षक में बांटा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, काल श्रेणी के मुख्य संगठक कौन कौन से हैं। आपके एग्जाम में काल श्रेणी के अंग भी पूछा जा सकता है कि काल श्रेणी के अंग कौन कौन से हैं।
तो काल श्रेणी के संगठक से आशय एक काल श्रेणी में होने वाले विभिन्न उच्चावचनों से है। इन उच्चावचनों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। दूसरा है नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, आर्तव या मौसमी विचरण। दूसरा है चक्रीय उच्चावचन। तीसरा यहाँ पर अनियमित या देव उच्चावचन। तो काल श्रेणी के ये प्रमुख संगठन है। काल श्रेणी को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, इन्हें आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुलक यहाँ पर दिया गया है 20 तथा माध्यिका यहाँ पर दी गई है 15 है, और आपको समांतर माध्यिका यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो जब बहुलक माध्यिका दी गई हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना समांतर माध्य। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है। बहुलक दिया गया है 20, माध्यिका दी गई है 15। तो यहाँ पर समांतर माध्य को हम x मान लेते हैं। तो जब हम इसका मान सूत्र में रखेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 20 इक्वल टू 3 गुना 15 माइनस 2 गुना x। यहाँ पर 20 ऐसा ही रहेगा, 3 की 15 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, 2 की x में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 45 का स्थानांतरण कर देंगे, इसे यहाँ पर 20 के पास ले जाएंगे तो यह 45 माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 45 प्लस 20 इक्वल टू माइनस 2x। जब माइनस 45 और प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 25 आएगा, माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम माइनस से माइनस को काट देंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 25/2। यहाँ पर 25 के बटे में 2 चला जाएगा, और जब हम इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 12.5। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के सवालों को हल कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अपकिरण से आप क्या समझते हैं? अपकिरण मापने की सर्वोत्तम रीति कौन सी है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपकिरण का अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो यहाँ पर अपकिरण शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम अर्थ में अपकिरण से तात्पर्य समंक श्रेणी के सीमांत मूल्यों के अंतर या सीमा विस्तार से है। दूसरे अर्थ में अपकिरण श्रेणी के मध्य से निकाले गए विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य है। अपकिरण की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचलन या अंतर का माप है। कोनर के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है उसके माप को अपकिरण कहते हैं। स्प्रीगेल के अनुसार वे सीमा जहां तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं उन समंकों का अपकिरण कहलाती है। अपकिरण को मापने की सर्वोत्तम रीति मानक विचलन या परमाप विचलन है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर ए दिया गया है 2, 6, 9 और 10 तथा बी दिया गया यहाँ पर 4, 6, 9। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करने के लिए दोनों वस्तुओं के बीच आपको कॉमन ढूंढना होगा, यानी इनमें क्या समान है वह आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हमें ए और बी में कॉमन ढूंढना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 यहाँ पर है जबकि यहाँ पर 2 नहीं है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी है, तो 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर 9 दिया गया है और यहाँ पर भी 9 दिया गया है। तो हम इस प्रकार से 9 यहाँ पर लिख लेंगे जबकि 10 यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कॉमन संख्याएं दी गई है 6 और 9, तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6,9। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर निर्वाह लागत निर्देशांक से आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा, इनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि जीवन निर्वाह लागत में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं तथा इनकी सहायता से मजदूरी तथा जीवन निर्वाह लागत का समायोजन किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी, सी, डी और ई आ जाते हैं जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, संगणना एवं प्रतिचयन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रतिदर्श के चयन की विभिन्न विधियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से ही ढूंढने हैं। यदि आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इनके आंसर के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, निम्न समंकों की सहायता से बहुलक का मूल्य निर्धारित कीजिए और परिकलन में इस मूल्य की जांच कीजिए। तो
तो यहाँ पर कुछ वर्गांतर और आवृत्ति दी गई है, इनसे आपको बहुलक मूल्य ज्ञात करना है। इसके बाद खंड से आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समंकों की सहायता से समांतर माध्यम परमाप विचलन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्राप्तांक दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इनसे आपको यहाँ पर समांतर माध्य और परमाप विचलन की गणना करनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सौंदर्य प्रतियोगिता 10 प्रतियोगियों ने भाग लिया जिसमें 3 जजों ने उनको कोटि प्रदान की। तो यहाँ पर प्रथम जज, द्वितीय जज और तृतीय जज दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल दी गई है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि कोटि से संबंध गुणांक विधि द्वारा यह ज्ञात कीजिए कि किस युग्म की सौंदर्य के प्रति सामान्य दृष्टिकोण है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सांख्यिकी समंकों का संकलन करने वाली विभिन्न संस्थाओं का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर निम्नांकित समंकों के आधार पर फिशर का आदर्श सूचकांक परिकलित कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि यह आदर्श सूत्र समय उत्क्राम्यता एवं तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण संतुष्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल दी गई है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन ए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, निम्न फलन का समाकलन कीजिए। यहाँ पर आपको समाकलन ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई है। ए दिया गया है यहाँ पर 5, 8, 0, 6, 10, बी दिया गया है 2, 5, 7 तथा सी दिया गया है 3, 4 और 5। तो आपको सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो यहाँ पर ए दिया गया है, समीकरणों को हल में क्रेमर का नियम, और बी दिया गया है अवकलन का आर्थिक सिद्धांतों में भूमिका। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आधार पर आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपके रिपीट होकर भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।